Welcome to our YouTube channel Ilimfi Roshni. Myself is Muhammad Abu Bakr Siddiq and today we will discuss about introduction to biology. Before we go to the introduction, we have a short look on science. So dear students, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है. साइंस किसी भी नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे से, एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको एक फॉर्म में लेके आना, एक बॉडी की स्ट्रक्चर उसको देना, एक बॉडी की फॉर्म में लेके आना, वो साइंस कहलाता है. सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक मुनज़्ज़म तरीके से डिफाइन आउट करना. तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. क्यों? क्योंकि इस साइंस जो नॉलेज है हमारे पास वो बहुत सी किस्म का है, तो इसकी वजह से अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. एक को हम लिविंग थिंग्स का नॉलेज कहते हैं और दूसरी को हम नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज कहते हैं. अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास कौन कौन से नॉलेज आते हैं. लिविंग थिंग्स में हमारे पास जो हमारा मेनली कंसर्न भी है वो है बायोलॉजी, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की साइंसेज हैं, जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स का इल्म हमारे पास है, केमिस्ट्री का इल्म हमारे पास है, कंप्यूटर साइंस का इल्म हमारे पास है, एस्ट्रोलॉजी का है और मैथमेटिक्स वगैरह का. ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में डिस्क्राइब की जाती है. क्योंकि हमारा जो मेनली कंसर्न है बायोलॉजी का, हम इसको बायोलॉजी को देखते हैं. अब बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग है टू स्टडी लाइफ. एक्चुअली में बायोलॉजी का जो वर्ड है दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक बायोस एंड और लोगोस. बायोस का जो लिटरल मीनिंग है, जो लफ्जी मतलब है वो लाइफ है, और जो लोगोस का जो लिटरल मीनिंग या लफ्जी मतलब है वो है टू स्टडी करना, टू स्टडी विद रीजनिंग, टू स्टडी विद डिस्कशन, क्रिटिसाइज करना, बहस मुबाहिसा करना, डिस्कशन करना अबाउट लाइफ. लाइफ काम कैसे करती है, लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, लाइफ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे मुंतकिल होती है. ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट्स हैं, वो फीचर्स हैं जो कि हम बायोलॉजी में डील आउट करने की कोशिश करते हैं. आगे अगर चले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजी. कि बायोलॉजी की लिमिटेशंस क्या हैं, कि बायोलॉजी में वो कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि बायोलॉजी की फील्ड में नहीं आते. अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो कंसर्न है वो है मीनिंग ऑफ लाइफ. या हम इसको डिफाइन ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मतलब क्या है, वाई देयर शुड बी लाइफ, कि लाइफ यहाँ पे क्यों है. और ये ऐसे यहाँ पे इनको देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन चीज़ों को बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते. बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं. अगर ये क्वेश्चंस बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते तो इन क्वेश्चंस को कौन देखता है. तो डियर स्टूडेंट, या इसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू ओवरकम इट. तो इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास थियोलॉजियंस होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं. अब थियोलॉजियंस वो होते हैं जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, मजहबी रहनुमा, वो सारे के सारे इन दो क्वेश्चंस को डील आउट करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और लाइफ का मतलब क्या है. अब आगे अगर हम मूव करें तो हमें एक और क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि अगर ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते तो फिर बायोलॉजिस्ट का अपना फंक्शन क्या है, कि वो अपना कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है. तो बायोलॉजिस्ट और उनके एंड देयर कंसर्न्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड नेचर, कि नेचर को समझना है कि नेचर है क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती है. सेकंड नंबर पे इनका जो मेन कंसर्न होता है हाउ लाइफ वर्क्स, कि लाइफ जो है वो जिंदगी है वो कैसे काम करती है. तो थर्ड मेन कंसर्न इनका ये होता है कि इफेक्ट्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग थिंग्स. अब यहाँ पे अक्सर ये समझा जाता है कि जो बायोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही डील आउट करती है. हालांकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को इफेक्ट चेक करते हैं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स का इफेक्ट होता है, उसको लिविंग थिंग्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको भी डील आउट करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूँ, आप अगर गार्डनिंग करते हैं, अगर प्लांट को अपने गार्डन में शो करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे हमें मट्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है. अगर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अगर इनमें थोड़ी सी भी डेविएशन होगी, अगर एक नॉर्मल पॉइंट से ऑप्टिमम कंडीशन से थोड़ी सी भी डेविएशन होगी तो वो अल्टीमेटली वो प्लांट की ग्रोथ पे, प्लांट की यील्ड में, प्लांट की हाइट में और अदर जो प्लांट के फैक्टर्स होंगे उसके ऊपर वो इफेक्ट करेंगे. तो यहाँ से इस एग्जांपल से मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि जो बायोलॉजिस्ट है वो ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको भी डील आउट करने की, उसको भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि हाउ लिविंग थिंग्स डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे पास ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए
कि बायोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा कि जो लिविंग थिंग्स को वो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे, कि किस चीज़ में लाइफ प्रेजेंट है और किस चीज़ में लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर ये फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाए तो हम उनको एज अ लिविंग थिंग डिक्लेयर कर दें। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है मूवमेंट। द लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू मूव। उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उनके पास एक स्पेसिफिक खासियत होती है कि वो एक जगह से मूव करके वो दूसरी जगह मूव आउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो होती है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या, जैसे कि आपको सांस लेने का अमल है और ये मुख्तलिफ तरीकों से होता है, एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीकों से होता है, प्लांट्स में मुख्तलिफ तरीकों से होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की ही कैपेबिलिटी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डियर स्टूडेंट आता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि लिविंग थिंग्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे नए जानदार चीज़ें पैदा कर सकते हैं, और ये एक स्पेसिफिक और ये खासियत है जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जुदा करती है। थर्ड आगे जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या है कि हमारे पास, जैसे कि अगर हम आपको ह्यूमंस की एग्जांपल देता चलूँ, हम इंसान हैं, हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम है, तो हम डाइजेशन सिस्टम के जरिए हम अपनी वो खुराक है तो उसको हजम करके उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उसको रिमूव आउट करते हैं। ये भी हमारा जो है लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट जो आती है वो है रिस्पोंड। रिस्पॉन्ड में क्या कहते हैं, जैसे कि हम ऐसा अगर मैं मेनली आपको ह्यूमंस की एग्जांपल ही दूंगा। अब जैसे कि रिस्पॉन्ड है, हम मुख्तलिफ सिनेरियो में रहते हैं, जैसे कि हमारे पास गर्मी का मौसम भी है, सर्दी का मौसम भी है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो लिविंग सिनेरियो होता है वो गर्मियों में मुख्तलिफ किस्म का होता है और सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म का होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास एक बाकायदा सेंसेस का एक सिस्टम मौजूद है जो कि इन्वायरमेंट में होने वाली स्टिमुलाई को, जो सिग्नल्स हैं उनको सेंस करता है और उसके लिहाज से अपना जो सिस्टम होता है उसको कैरी आउट करने की कोशिश करता है। जब जो नेक्स्ट मूवमेंट है, जो नेक्स्ट फीचर्स है हमारे पास जो स्टूडेंट वो है डेवलपमेंट। के डेवलपमेंट होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनमें एक बाकायदा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दोबारा एक ह्यूमन की एग्जांपल दूं तो ह्यूमन जो हैं वो एक जायगोट से लेके मुकम्मल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करते हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट किस्म के फीचर्स, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस, उसमें डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन होती है, जिसके बाद वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये भी एक लिविंग थिंग्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, लेकिन आज हम सिर्फ चंद ही देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास और जो लास्ट हमारे पास आती है वो है न्यूट्रिशन के। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो एक बाकायदा प्रोसेस के जरिए हमें बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम चल भी सकते हैं, जिसकी वजह से हम सांस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सक्रीशन वाला सारे के सारे जो जितने भी प्रोसेस है वो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो बायोलॉजी का इल्म है वो वेरी वाइड बेस्ड स्टडी है, जिसको एक ही जगह पे रह के स्टडी आउट नहीं किया जा सकता। फिर इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेज में, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, ताकि जो बायोलॉजिस्ट जो से होंगे वो हर फील्ड में रह के अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से उसको बेटर परफॉर्म कर सकें बायोलॉजी का। तो वन बाय वन करके हम इसको सारी की सारी जो बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इकोलॉजी, या इसका दूसरा नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या डील आउट करते हैं, इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट शो करते हैं, तो प्लांट क्या है कि लिविंग थिंग्स है, तो उसको जब हम किसी भी गार्डन में, किसी भी नर्सरी वगैरह में शो करते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है, उसके ऊपर वाटर का स्ट्रेस है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है। तो जितने भी सारे इंटरेक्शंस हैं किसके ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर होंगे, वो सारे के सारे उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर किस किस्म के इफेक्ट्स हो रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जो कि सारे के सारे इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं वो इसको इसमें डील करते हैं।
तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है, नेक्स्ट डिवीजन है डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, के कैसे एक ऑर्गेनिजम्स अपनी इनिशियल स्टेज से अपनी फाइनल स्टेज तक लाइफ मुकम्मल करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ह्यूमंस की एग्जांपल दूं, ह्यूमंस में जाइगोट से लेके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक जो इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा सफ़र है, वो कैसे कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है, उसमें किस किस्म की चेंजेस आती हैं, उसमें किस किस्म की स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो उसको इनिशिएट कर रहे होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो सारी की सारी हम किस में डील करते हैं? हम एम्ब्रियोलॉजी में डील आउट करते हैं। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो हमारे पास फिजियोलॉजी है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि फिजियोलॉजी होती है जो फंक्शनल स्टडी हम करते हैं, जिसमें अब जैसे कि अगर मैं आपको ह्यूमन की एग्जांपल दूं, ह्यूमन के अंदर हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ब्रेन का सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है और इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम है। तो ये सारे के सारे इन सारे सिस्टम्स को स्टडी करना, उनके फंक्शंस को जांचना, उनके फंक्शंस को देखना कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी की सारी हम किसमें फिगर आउट करते हैं? हम इसको फिजियोलॉजी में फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ब्रांच आती है, डिवीजन आती है, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम उसकी किसी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग स्पीशीज़ है, उसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी फॉर्म, वो जितनी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती हैं, वो सारी की सारी या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के बाद उसमें कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, वो सारी की सारी हम मॉर्फोलॉजी में कैरी आउट करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है वो है हिस्टोलॉजी। द वर्ड हिस्टो मीन्स टिश्यूज। तो जैसा कि जब हिस्टो का मतलब अगर टिश्यूज होगा तो जाहिर सी बात है हम हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब टिश्यू मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स में टिश्यूज़ की टाइप्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, प्लांट्स में टिश्यूज़ की टाइप मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो वो टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी में कवर आउट करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है स्टूडेंट, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे कि स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? वो हेरिडिटरी मटेरियल हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं और इनको स्टडी करना किस में स्टडी आउट किया जाता है? जेनेटिक्स में इनको स्टडी किया जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन डियर स्टूडेंट क्या होती है? एवोल्यूशन जो हमारे पास होती है वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है कि कोई भी लिविंग स्पीशीज़ है उसका हमने जो प्रीवियस बैकग्राउंड है कि वो स्पीशी कहाँ से इवॉल्व हुई और आज हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस शक्ल में प्रेजेंट है, वो सारी की सारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को हम एवोल्यूशन में डिस्क्राइब करते हैं। आगे जो हमारे पास डिवीजन आती है वो पेलियंटोलॉजी है। पेलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब जैसे कि मैं पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल देता चलूँ, आज हमारे पास डायनासोर का एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है, कॉन्सेप्ट मौजूद है। वो क्यों हमें पता है? क्योंकि अगर आज तक हम इंसानी आँख ने उसको नहीं देखा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों है? क्योंकि उनके फॉसिल्स, उनके प्रिजर्व्स हैं वो हमें मिले हैं, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि डायनासोर आज से पहले एग्जिस्ट करते थे। तो ये सारा का सारा इस तरह की जो स्टडी होती है जो कि फॉसिल्स की बेस पे की जाती है, वो पेलियंटोलॉजी कहलाती है। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट वो है ज़ूजियोग्राफी के एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना कि अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द रीजन कि कौन कौन से एनिमल्स जो से होते हैं वो कौन कौन से इलाके में प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्पीशीज़ किस किस्म की होती हैं और वो ज़ूजियोग्राफी में हम उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट वो है मोलेक्युलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट मोलेक्युलर लेवल पे जाके किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। मोलेक्युलर लेवल में जाके मतलब उसके ऑर्गेनेली में, उसका सेल का स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनेलीज में, उसकी कंपोजिशन में, एट कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, उसके लिपिड्स की कंपोजिशन, उसके न्यूक्लिक एसिड की परसेंटेज और उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स जो सी होती हैं उसकी हम सारी उसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास स्टूडेंट आती है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास उसमें आते हैं वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्जाई और फंजाई भी सारे इसमें आते हैं। तो इन सारी के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन वाटर बायोलॉजी।
डियर स्टूडेंट, फ्रेश वाटर और मैरीन बायोलॉजी में एक ही में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उनका लोकेशन का डिफरेंस है। अगर हम लिविंग थिंग्स को लेक्स और रिवर जो फ्रेश वाटर में अगर देख रहे हैं तो वो हम उनको उनके केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स को जांच रहे हैं तो वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आएगा। अगर हम सीज और ओशन में जाके किसी भी लिविंग स्पीशीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर या उसके एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो वो मैरीन बायोलॉजी में आ जाए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच या डिवीजन आती है वो है पैरासाइटोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म और लिविंग स्पीशीज होती हैं जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाती है। होस्ट कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे मच्छर की एग्जांपल दूं कि जो मच्छर हैं जो मलेरिया काज करते हैं थ्रू द प्लाज्मोडियम, तो वो अपने ह्यूमंस को ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, तो हम जो ह्यूमंस हैं वो हम उनके होस्ट हैं। तो वो अपना वो इसमें हम क्या देखते हैं कि पैरासाइटोलॉजी में वो अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपना कि वो कैसे एक लिविंग स्पीशीज से दूसरे लिविंग स्पीशीज में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपना प्लाज्मोडियम। तो इसमें हम इनके पैरासाइट का स्ट्रक्चर, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास आती है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी एक जनरल ब्रांच है जिसमें हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं जो टोटली ह्यूमन से रिलेटेड है। इसमें हम ह्यूमन की जेनेटिक्स, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, उसकी मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेज जैसे उसकी ह्यूमन्स की एवोल्यूशन होगी, ह्यूमन्स की मोलिकुलर बायोलॉजी होगी, तो ये सारी की सारी जनरल फील्ड जितनी भी ब्रांचेज होगी हम उसको ह्यूमन्स बायोलॉजी में डील करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम ये भी जनरली ह्यूमन से ही रिलेटेड है। इसमें हम जो बिकॉज वी आर ह्यूमंस और हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमारा कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो सारा का सारा हम उसमें सोशल बायोलॉजी में डील आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो हमारे पास जो आखिरी और फाइनल ब्रांच है वो डिवीजन है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत ही एडवांस और मॉडर्न फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के लिए हम इस ब्रांच को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसानियत की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture, please tell me in the comment section. I'll try my best to resolve your ambiguity.